अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। कानपुर में ईद की नमाज सड़क पर पढ़ने पर 1700 लोगों के खिलाफ 3 पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई है। पुलिस का इल्जाम है कि रोक के बावजूद 22 अप्रैल को जाजमाऊ, बाबूपुरवा और बेना जाबर ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ी गई। चौकी इंचार्ज ने जाजमऊ में 200 से 300, बाबूपुरवा में 40 से 50 और बजरिया में 1500 नमाजियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। इनमें ईदगाह कमेटी के अराकीन भी शामिल हैं। FIR के मुताबिक बेगमपुरवा चौकी के इंचार्ज ब्रिजेश कुमार ने बताया कि इससे पहले पीस कमेटी की एक मीटिंग हुई थी। इसमें इलाके के लोगों को बताया गया था कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ईद की नमाज सिर्फ ईदगाह और मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाएगी। ये भी बताया गया था कि अगर भीड़ होने की वजह से किसी की नमाज छूट जाती है तो उसकी नमाज दोबारा पढ़वाने का इंतजाम पुलिस की जानिब से किया जाएगा। 22 अप्रैल को ईद के दिन सुबह 8 बजे ईदगाह में नमाज शुरू होने से ठीक पहले अचानक हजारों की भीड़ ईदगाह के सामने सड़क पर जमा हो गई। रोक के बाद सभी ने सड़क पर चटाई बिछाकर नमाज शुरू कर दी। उन्हें रोकने की कोशिश की गई, इसके बाद भी पुलिस की बात नहीं मानी गई। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट में सेक्शन 144 भी लागू था। इसके चलते चौकी इंचार्ज की शिकायत पर पुलिस ने ईदगाह कमेटी के अराकीन और वहां नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ संगीन सेक्शंस में FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। CCTV फुटेज से सड़क पर नमाज पढ़ने वालों की पहचान की जा रही है। बाबूपुरवा पुलिस ने नमाजियों के खिलाफ सेक्शन 186 यानी सरकारी काम में रुकावट अदा करना, सेक्शन 188, सेक्शन 144, सेक्शन 283 और सेक्शन 341 के तहत, साथ ही सेक्शन 353 के तहत भी FIR दर्ज की है। मरकजी ईदगाह बिना जाबर में भी रोक के बावजूद सड़क पर नमाज पढ़ने पर ईदगाह कमेटी और उनके अराकीन समेत 1500 लोगों के खिलाफ बजरिया पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। रामनवमी के दौरान बंगाल के कई इलाकों में हुए तशद्दुद की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी। कोलकाता हाईकोर्ट ने जुमेरात को यह हुक्म दिया है। बंगाल में रामनवमी पर 30 मार्च से हावड़ा, नॉर्थ दिनाजपुर, इस्लामपुर में शोभा यात्रा के दौरान झड़प हुई थी। इसमें एक शख्स की मौत भी हो गई थी। इसके बाद के दिनों में हावड़ा और रिसड़ा में इसके अलावा कई जगहों पर शोभा यात्रा के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए थे। पुलिस ने इन वाक़यात के बाद 116 लोगों को गिरफ्तार किया था। जांच CID को सौंपी गई थी। इसके बाद हनुमान जयंती से पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि बंगाल हुकूमत मरकज से फोर्सेस मांगे और मरकज भी अपनी फोर्सेस दे। लोगों की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कहा है। कर्नाटका के कलबुर्गी में जुमेरात को इंतखाबी मीटिंग से खिताब करते हुए खड़गे ने कहा कि PM मोदी जहरीले सांप की तरह हैं। आप सोच सकते हैं कि जहर है या नहीं, लेकिन अगर आप उसे चखेंगे तो आपकी मौत हो जाएगी। इसके बाद रोल में हुई मीटिंग में खड़गे ने कहा कि करप्ट BJP हुकूमत रियासत को लूट रही है। वहां हर काम के लिए 40% कमीशन वसूला जाता है। BJP की हुकूमत उन लोगों को मुल्क से भागने में मदद करती है जिन पर घोटालों का इल्जाम लगता है। PM खुद करप्ट लोगों को बचाने में लगे हैं। बयान पर तनाज़ा होने के बाद खड़गे ने पहले सफाई देते हुए कहा कि मैंने ये उनके यानी PM मोदी के बारे में नहीं कहा। मैं कहना चाह रहा था कि उनकी सोच सांप की तरह है, जिसे चाटने की कोशिश करेंगे तो मौत होना तय है। बाद में उन्होंने कहा कि अगर मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची हो, किसी को दुख पहुंचा हो, तो मैं उसके लिए खास तौर पर अफसोस का इजहार करता हूं। मत ನೀವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಆದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಷ ಆದನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ ಹಂಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात के हवाले से तमाम सियासी जमातों की तशहीर उरूज पर है और बयानात में इल्जाम बराए इल्जाम का सिलसिला भी जारी है। दरअसल असला कांग्रेस पार्टी ने BJP पर इल्जाम आयद किया कि एक रैली के दौरान इश्तियाल अंगेज तकारीर की गई और नफरत फैलाई गई।
कांग्रेस कायदीन ने इसके खिलाफ बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में अमित शाह और बीजेपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस का इल्जाम है कि बीजेपी ने मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज बयान दिए, दुश्मनी और नफरत को फरोग दिया और अपोजिशन को बदनाम करने का काम किया। जिन कायदीन ने शिकायत दर्ज करवाई उनमें रणदीप सिंह सुरजेवाला, डॉक्टर परमेश्वर और DK शिव कुमार शामिल हैं। Dare to have a Dalit as its president. Congress party has made it possible, where a Dalit from Karnataka has risen from grassroots to become the AICC president. So they have chosen to attribute fake and false motives to him. Isn't this the same Prime Minister who mocked somebody's wife and called her 50 crore ki girlfriend in the Himachal elections? Has Mr. Modi ever apologized for it? To either Mr. Shashi Tharoor or to late Mrs. Sunanda Tharoor for mocking her and calling her 50 crore ki girlfriend? Isn't it the same Prime Minister Shri Narendra Modi ji who called Honorable former Congress President Shrimati Sonia Gandhi Jarsi Gaye? Has he ever apologized to Sonia ji? Isn't this the same Prime Minister Shri Narendra Modi ji who called widow of a martyr, a person, Rajiv Gandhi ji, who laid down his life for the nation? He called her Congress ki vidwa. Has Modi ji ever apologized for it? To the nation, to all the martyr families? Isn't this the same Prime Minister who clapped at the helplessness of people during demonetization for not being able to marry their children? And they said, and he said, शादी है, तारी बजा बजा कर पर पैसा नहीं. Isn't this कर्नाटक में हुकूमत मुखालिफ लहर को पसपा करने और 10 मई को होने वाले असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए बीजेपी ने जुमेरात को मोदी व मुकाबला कांग्रेस का मंजरनामा बनाने की भरपूर कोशिश की। बीजेपी की यह हिकमत अमली पार्टी के चीफ प्रचारक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर्नाटक के कारकुनों और वोटरों से खिताब के दौरान सामने आई। मोदी ने अपने खिताब में पार्टी कारकुनों से कहा कि वो कांग्रेस की रेवड़ियां बांटने के कल्चर को खत्म करें और कांग्रेस पर झूठ बोलने और बदनुमानी का इल्जाम लगाया। कांग्रेस पर सख्त हमला करते हुए मोदी ने कहा कि उनकी गारंटी का क्या मतलब है जब उनकी वारंटी ही खत्म हो चुकी है। रियासत में बरसर इख्तियार बीजेपी के खिलाफ हुकूमत मुखालिफ लहर, पार्टी में बढ़ते हुए बगावत और रियासती हुकूमत पर 40% सरकारी फीस यानी कमीशन लगाने के कांग्रेस के इल्जामात के दरमियान मोदी का आज का खिताब पूरी तरह से कारकुनों को मुतहरिक करने पर मरकूज नजर आया। अब दूसरा सवाल जो मुझे मिला है वो फकीरप्पा जिंदे जी का है। वो चित्रदुर्ग जिले से हैं और वो पूछते हैं, सर हम लोग हमेशा डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, डबल इंजन सरकार की परिभाषा आपके लिए क्या है? डबल इंजन सरकार से कर्नाटक के विकास को क्या लाभ होगा? चलिए, फकीरप्पा जी ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, डबल इंजन सरकार के संबंध में पूछा है और उसका सीधा और साधारण मतलब है विकास की डबल रफ्तार। बीते 9 वर्षों का देश का अनुभव रहा है कि जहां जहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार है वहां वहां गरीब कल्याण की योजनाएं तेजी से जमीन पर उतरी है। हर घर जल योजना में कर्नाटका देश के अग्रणी राज्यों में है, क्योंकि यहां भी भाजपा सरकार है, वहां भी भाजपा सरकार है। इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि यहां डबल इंजन सरकार है। आपको मैं बताऊं, जो राज्यों में भाजपा सरकार नहीं है, लोकतंत्र में स्वाभाविक है, लेकिन करते क्या है, केंद्र सरकार की कोई भी योजना उनके यहां सफल ना हो, उनको डर लगता है कि अगर सफल हो गई तो मोदी का जय जयकार हो जाएगा।
कुछ लोग तो योजना से जुड़ते ही नहीं है। कुछ राज्य ऐसे हैं वो योजना का नाम बदल देते हैं, स्टिकर नया लगा देते हैं। देश में एक बात आप हैरान हो जाएंगे, गरीबों को अनाज देने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड सुप्रीम कोर्ट को हुक्म करना पड़ा। क्यों? क्योंकि डबल इंजन सरकार उस राज्य में नहीं थी। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि में यहां कर्नाटका सरकार 4,000 रुपये अपनी तरफ से भी जोड़ रही है, भारत सरकार 6,000 रुपये दे रही है, राज्य सरकार 4,000 रुपये दे, दोनों भाजपा की सरकार। किसान को क्या मिल रहा है? 10,000 रुपये मिल रहा है। तो हुआ नहीं डबल लाभ। आप देख रहे हैं कि बीते 9 वर्षों में भारत दुनिया भर के निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बना है। रिकॉर्ड निवेश भारत में हो रहा है। डबल इंजन सरकार के कारण इसका बहुत बड़ा लाभ कर्नाटका को मिला है। अगर यहां ऐसी सरकार आएगी तो बात बात पर केंद्र सरकार से लड़ती रहेगी, योजनाओं को रोकती रहेगी, जनता जनार्दन का जो भी हो जाए उनकी राजनीति चलते रहे। अगर यही हुआ तो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को वो लटकाती रहेगी। हम रोड बना चाहेंगे, वो जमीन संपादन का काम ही धीरे धीरे करेंगे। तो कैसे निवेश आएगा? निवेश नहीं आएगा तो कर्नाटका में नए रोजगार कैसे बन पाएंगे? यानी कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने जुमेरात को कर्नाटका के उडुपी जिले के उचिला में मछुआरों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अगर कर्नाटका में कांग्रेस सरकार बनती है तो मछुआरों के लिए 10 लाख रुपए का बीमा करवाएगी। साथ ही मछुआरों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त यानी इंटरेस्ट फ्री लोन देने का भी वादा किया। राहुल ने कहा कि हर दिन 500 लीटर तक डीजल पर 25 रुपए फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। इसके बाद राहुल ने बेंगलुरु में रैली से खिताब किया और एक रोड शो भी किया। कर्नाटक प्रदेशದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಈ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 40% ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। और शायद इतिहास में पहली बार दिंगलेश्वर स्वामी कहते हैं कि मुझे डिस्काउंट दिया। ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ದಿಂಗ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನನ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। कहते हैं कि मैं धार्मिक आदमी हूं इसलिए मुझसे 40% कमीशन नहीं लिया, मुझसे सिर्फ 30% लिया। ಅವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ದಿಂಗ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಠದವರು ಆದ್ರಿಂದ 40% ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 30% ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ। एमएलए के बेटे करोड़ों रुपए लिए पकड़े जाते हैं। ಶಾಸಕನ ಮಗ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾರೆ। पुलिस इंस्पेक्टर स्कैम, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कैम, असिस्टेंट इंजीनियर स्कैम, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम, ये सब बीजेपी के लोगों ने किए। ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನೇಮಕಾತಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ನೇಮಕಾತಿ, ಟೀಚರ್ಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಇವೆಲ್ಲವಲ್ಲೂ ಸಹ 40% ಕಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಇವರು ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ। ये जो पैसा है ये आपके जेब में से लिया जा रहा है, मगर जा कहां रहा है? ಈ ಹಣ ತಮ್ಮ ಜೇಬಿನಿಂದ ಕಸಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯವರು। ಈ ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು। आपकी शिक्षा में जा रहा है, अस्पतालों में जा रहा है, कहां जा रहा है? ಈ ಹಣ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವೆಚ್ಚ। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में गुज़िश्ता हफ्ते हुए दहशतगर्दाना हमले के सिलसिले में मोदी हुकूमत पर बेअमली का इल्जाम लगाते हुए कहा कि इस हमले के सिलसिले में हुकूमत की खामोशी हैरानकुन है। जुमेरात को पार्टी हेडक्वार्टर्स में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज पवन खेड़ा ने कहा कि पुंछ में दहशतगर्दाना हमले को 7 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा। खेड़ा ने कहा कि पुंछ दहशतगर्दाना हमले के सिलसिले में मोदी हुकूमत खामोश क्यों है। कैंप, वायुसेना स्टेशन, सैन्य स्टेशन पे लगातार पुलवामा, पंपोर, उरी, पठानकोट
गुरदासपुर, अमरनाथ यात्रा, सुजवान सेना शिविर, सैकड़ों जानें हम लोगों ने गंवाई हैं पिछले 8 साल में, और प्रधानमंत्री चुप। कोई इन 5 जवानों की अंत्येष्टि पर आपको मंत्री नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि देश में चुनाव, बड़े स्तर पे लोकसभा चुनाव नहीं है, इसलिए। यह देखते हुए कि पुंछ का तालिबान से सीधा सीधा संबंध है, क्या मोदी सरकार के लिए तालिबान के साथ अपनी कूटनीतिक पहल और जुड़ाव करना उचित है? क्या ये सही है कि अभी ये कूटनीतिक संबंध हमारे देश के तालिबान के साथ बने? क्या ये सवाल तालिबान से उठाए जाएंगे? क्या यह सच नहीं है कि मोदी सरकार ने हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर में 1249 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें 350 नागरिक मारे गए और 569 जवान शहीद हुए हैं। 1249 terror attacks in just Jammu and Kashmir alone, in which 350 civilians lost their lives and 569 Jawans were martyred. This is the story of the no nonsense, no tolerance towards terror policy of Mr. Narendra Modi. ये कहानी, ये दास्तान इस सरकार की आतंक विरोधी नीतियों की है, तथाकथित आतंक विरोधी नीतियों की। लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। दुनिया ने कई बार पहले देखा है हमारी सेना की पराक्रम को। वो 1967 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, 99 का कार्य। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों के धरने का आज 5वां दिन है। उनकी तायद करने हरियाणा और वेस्टर्न यूपी की कई खाप पंचायतें जंतर मंतर पहुंची। पहलवानों की हिमायत करते हुए पंचायतों ने ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ फौरी एफआईआर दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। इस बीच इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की सदनशीन पीटी उषा ने कहा कि पहलवानों का सड़कों पर मुजाहरा करना इनडिसिप्लिन है, इससे हिंदुस्तान की इमेज खराब हो रही है। आयोग ने साबिक निशानेबाज सुमा शिरूर वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदर भूपेंद्र सिंह बाजवा को WFI चलाने के लिए 3 रुकनी एडहॉक पैनल में शामिल किया है। तीसरा मेंबर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, उनका नाम अभी तय नहीं हुआ है। पीटी उषा के बयान पर पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि उनसे इतने कड़े बयान की उम्मीद नहीं थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की तर्जुमान रीना गुप्ता ने बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। की महिलाओं ने कंप्लेंट करी है और उन महिलाओं पे दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपनी कंप्लेंट वापस ले लें, तो भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे कि वो इस तरह के अपराधी को बचाने की क्यों कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हर समय किसी ना किसी पे बुलडोजर चलवा देते हैं, वो इस बाहुबली से क्यों डर रहे हैं। हमारे केंद्रीय खेल मंत्री श्रीमान गोलीमार ठाकुर, उनका भी कोई इस बारे में बयान नहीं आया, वो इन खिलाड़ियों से मिलने नहीं गए। हमारी महिला मंत्री स्मृति ईरानी जी जो बात बात पे टिप्पणी करती हैं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर उनके मुंह में भी दही जमा हुआ है, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। इसका कारण यही है कि ये पार्टी जो वैसे तो बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो पार्टी आज बलात्कारियों को बचाने के चक्कर में लगी हुई है। और अगर यही चलता रहा तो इस देश के माँ बाप को ये बोलना पड़ेगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बजाय भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारियों से अपनी बेटी को हमें बचाना पड़ेगा। ये जो हमारी महिला खिलाड़ी मां बैठी हुई हैं, आप सोचिए ये कितनी अकम्प्लिश्ड खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर उनके यौन शोषण के ऊपर सरकार एक्ट नहीं करती है तो वो सारी बच्चियां जो फ्यूचर में खेल के जगत में अपना नाम बनाना चाहती हैं, उनके माँ बाप उनको घर से नहीं निकलने देंगे। क्योंकि ऐसे केसेस होते हैं तो सबसे पहले लड़कियों पे ही अंकुश लगता है और माँ बाप उनको घर में बैठा देते हैं। जब सेल्फी लेनी हो, फोटो अपॉर्चुनिटी करनी हो, खेल इंडिया, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ,
ये सारी फोटो अपॉर्चुनिटी में प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे आगे होते हैं। और अब जब ये लड़कियां वहां बैठी हुई न्याय की मांग कर रही हैं, तो मोदी जी क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं? एक सांसद से क्यों मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी सब डरे हुए हैं? क्यों नहीं एफआईआर हो रही? जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है क्लियर, 2013 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ऐसे केसेस में फौरन एफआईआर होनी चाहिए। दिल्ली में जंतर मंतर पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ पहलवानों का पिछले 5 दिनों से धरना जारी है। वहीं दूसरी जानिब कैसरगंज से बीजेपी के एमपी बृजभूषण शरण सिंह ने एक कविता की कुछ लाइंस गाकर अपने जज्बात का इजहार खुलकर किया। बीजेपी एमपी ने कविता की कुछ लाइंस का जिक्र उस वक्त किया जब दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों की जानिब से लगाए गए इल्जामात ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। इस मामले में आज हरियाणा और वेस्ट यूपी खाप पंचायतों के नेता जंतर मंतर पर पहुंचे। खास बात यह है कि बृजभूषण शरण सिंह ने कविता के जरिए बहुत कुछ कहने की कोशिश की। लगता है कि इसके जरिए वो जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक कविता मुझे इस समय याद आ रही है और कविता ये है, जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों में जाली लग जाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी। आम आदमी पार्टी के कायद राघव चड्ढा ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मोदी जनता के पैसे से ऐश करते हैं। उन्होंने इस सिलसिले में मीडिया से बात की और कई ट्वीट्स किए और कहा कि चौथी पास राजा के ऐश पर कई करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, जिसमें एक नया महल जिस पर 1300 करोड़, एक जहाज उस पर 8400 करोड़ रुपए खर्च हुए। पर देश के मतदाता का, देश के टैक्स पेयर का, देश की जनता की खून पसीने की कमाई को अपने ऐशो आराम पे उड़ाया है। उस ऐशो आराम पे खर्च किए गए एक एक पाई का हिसाब मांगने के लिए आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। लेकिन प्रोटेस्ट और प्रदर्शन की विस्तार से चर्चा करने से पहले चौथी पास राजा के ऐशो आराम पर क्या क्या खर्च किए गए उस पर चर्चा करनी अति आवश्यक हो जाती है। ये देश का राजा, चौथी पास राजा, इनके लिए जो महल बनाया जा रहा है, वो महल शायद शाहजहां ने भी जब ताजमहल बनाया था तब इतना पैसा नहीं खर्च किया गया होगा जो इस राजा के महल के लिए खर्च किया जा रहा। आपको जानकर अचंभा होगा कि अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 1300 करोड़ रुपए इस राजा के महल के लिए, देश के राजा, चौथी पास राजा के महल के लिए खर्च किया जा रहा है। आपकी गाढ़ी कमाई, आपके खून पसीने की कमाई। इस राजा ने जब कर्नाटक में आईआईटी का उद्घाटन किया तो उस 1 घंटे के उद्घाटन पे 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 1 घंटे के उद्घाटन के लिए 10 करोड़ रुपए फूंक दिए गए। यही चौथी पास राजा जब पूरे दुनिया में भ्रमण करते हैं तो एक 8400 करोड़ के एक आलीशान जहाज में सफर करते हैं। यह 8400 करोड़ का जहाज देश की जनता के पैसे से खरीदा गया जहाज है। यही चौथी पास राजा जब विदेशों में सफर करते हैं तो बताया जाता है कि इनके विदेशी दौरों पे देश के टैक्स पेयर का लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च किया गया। यही चौथी पास राजा जब अपने घर की मरम्मत कराते हैं तो उनके घर के एक छोटे से हिस्से की
चूना पोताई पर, केवल सौंदर्यीकरण पर 90 करोड़ रुपए खर्चे गए। यही चौथी पास राजा जब मात्र एक दिन के योगा इवेंट के लिए कर्नाटक जाते हैं तो उस इवेंट में 56 करोड़ रुपए उनकी इवेंट की सजावट पे और उनके ऐशो आराम पे खर्च किया जाता है। ये ऐश की जिंदगी है, ये मौज की जिंदगी है, और देश का पैसा कैसे एक सूडान में सिविल वॉर के बीच ऑपरेशन कावेरी के तहत हिंदुस्तानियों को निकाला जा रहा है। इसके दूसरे दिन चारशुम्बा देर रात तक 367 शहरियों का पहला बैच सऊदी अरब के जिद्दा से नई दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट पर लोगों ने भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए। रेस्क्यू की गई एक बच्ची ने कहा कि हम वहां किसी भी पल मारे जा सकते थे। इसी दौरान ये बताया गया कि मजीद वहां जो हिंदुस्तानी फंसे हैं उन्हें बहुत जल्द निकाला जाएगा। सूडान में हालात बहुत नाजुक हैं। वहां अभी 3500 हिंदुस्तानी और 1000 इंडियन ओरिजिन यानी इंडियन ओरिजिन के भारतीय मूल के लोग वहां फंसे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की दारुल हुकूमत शिमला में वाक़ई इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जुमेरात की सुबह आग लग गई। आग कैंटीन में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट से लगी। सिलेंडर फटने से जोर का धमाका हुआ और चिंगारी ने आग पकड़ ली। धमाके की आवाज सुनते ही मरीजों और तीमारदारों में भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि सभी मरीज अस्पताल से बाहर की जानिब दौड़ने लगे। वहीं अस्पताल सिक्योरिटी गार्ड मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की। हालांकि आग को फैलने से रोक लिया गया, लेकिन आग लगने की इत्तला पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को पूरी तरह बुझाने की कोशिश की। इसके अलावा इंतजामिया और पुलिस की टीमें भी IGMC कैंपस पहुंची। पाकिस्तान की जानिब से मंशियात की दहशतगर्दी की एक और कोशिश को नाकाम बनाते हुए पंजाब की बैनुल अक़वामी सरहद पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने जुमेरात को अमृतसर के करीब धनुका के करीब इलाके में पाकिस्तान से हिंदुस्तानी हुदूद में दाखिल होने वाले एक ड्रोन को मार गिराया। BSF के ताल्लुकात यामा के अफसर ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने पाकिस्तान से हिंदुस्तानी हुदूद में दाखिल होने वाले ड्रोन की आवाज़ सुनी। फौजियों ने फौरी तौर पर मुकर्ररा मशक़ के मुताबिक फायरिंग करके ड्रोन को मार गिराया। लीबिया के साहिली इलाके में तारिकीन वतन की 2 कश्तियां डूबने से 57 अफराद डूबकर हलाक हो गए। लीबियन कोस्ट गार्ड के मुताबिक इमदादी कारकुन ने बताया कि बहरी रूम में 2 मुख्तलिफ मकामात पर 2 कश्तियों के डूब जाने से कम 57 अफराद हलाक हो गए। कोस्ट गार्ड अफसर ने बताया कि एक बच्चा समेत 11 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। तारिकीन वतन का ताल्लुक पाकिस्तान, बांग्लादेश, शाम, ट्यूनिस और मिस्र से है। ताहम हादसे का शिकार कश्तियों के 4 मुसाफिर तैरकर साहिल तक आने में कामयाब हो गए। पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह कराची एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लग गई। इसमें 4 बच्चों समेत 7 लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से कुछ की हालत बेहद तशवीशनाक है। मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ने का अंदेशा है। पाकिस्तान रेलवेज के एक अफसर ने कहा कि फिलहाल 7 लोगों की मौत हुई है। जख्मियों को हर मुमकिन इलाज और मदद मुहैया करवाई जा रही है। वेस्ट बंगाल के स्कूल में चारशुमे को एक शख्स बंदूक लेकर घुस गया। इसके बाद वो 7वीं क्लास में गया और बच्चों को हॉस्टेज बनाकर डराने लगा, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे दबोच लिया। ये वाकया मालदा के मूचिया आंचल चंद्रा मोहन हाई स्कूल का है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि एक शख्स बंदूक लेकर क्लासरूम में खड़ा हुआ है। वो बच्चों से कुछ कह रहा है। बच्चे भी उसे देखकर डर कर बैठे हुए हैं। इतने में पुलिस के साथ कुछ लोग धीरे धीरे क्लास में आए और उस शख्स को दबोच लिया, उसकी बंदूक छीन ली। पुलिस ने बताया कि शख्स जहनी तौर पर मुतासिर है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।